नमस्कार दोस्तों, हिमाचल थड्डा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बीएड सेकंड सेमेस्टर के लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है। दोस्तों, सेक्शन बी का थेरीज ऑफ लर्निंग में से कुछ एक थेरीज में लेकर के आया हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको एक बार पढ़नी चाहिए। अगर आपको उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमने कुछ एक थेरीज डिस्कस की है, ज़्यादा नहीं, एक दो ही थेरीज डिस्कस कर पाया हूँ, बाकी आपने पढ़ लेनी है। सारी थेरीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और थोड़े से हम दो टॉपिक हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा एफर्ट है दोस्तों, ये भी आपकी हेल्प के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और गारंटी नहीं है कि पेपर में ये आना ही आना है। तो दोस्तों, दो वर्ड्स होते हैं, दो टर्म्स हैं, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। बस बिल्कुल थोड़ी सी शब्दों में मैं इसको समझाऊंगा। हैबिचुएशन का मतलब क्या है और सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है। हैबिचुएशन इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है आपका स्टिमुलस और एक है आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जो है ये आपको फोर्स करता है पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। तो इतना समझिए आप। तो एक ऐसी लर्निंग जिसमें आपको बार बार स्टिमुलस दिया जाए और आप उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दो थोड़ी देर के बाद, तो उसे हम हैबिचुएशन कहते हैं। मतलब कि पहली बार स्टिमुलस आपको मिला तो आपने रिएक्ट किया, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन दोबारा वही स्टिमुलस दिया तो आपने कम रिस्पॉन्स दिया। फिर आपने स्टिमुलस दिया तो आपने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और धीरे धीरे आपने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। इसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। तो हैबिचुएशन क्या हुआ? अ फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज और सीजेज टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन। कि जब स्टिमुलस बार बार रिपीटेडली आपके पास आएगा तो आप रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। हैबिचुएशन उसी को हम कह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस डिक्रीज द रिएक्शन टू स्टिमुलस। ये मैंने सिंबल्स में लिखा है, आपने पेपर में सिंबल्स में नहीं लिखना है। ये मैंने जस्ट जगह कम यूज़ हो इसलिए ऐसा लिखा है कि रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस implies डिक्रीज इन रिएक्शन टू स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिएक्शन टू स्टिमुलस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टिमुलस होगा उतना कम रिस्पॉन्स होगा उस स्टिमुलस को। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर आप स्टिमुलस बढ़ा दोगे, स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो हैबिचुएशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। हैबिचुएशन कब बढ़ेगी? जब आप स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीपर नहीं जाते हुए आगे हम देखते हैं कि जो टाइप्स क्या क्या है हैबिचुएशन की। तो हैबिचुएशन की दो टाइप्स है, एक शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन और एक है लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन। शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन क्या है? शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन नाम से पता चल रहा है थोड़े समय के लिए है। स्टिमुलस प्रेजेंटेड एट रिलेटिवली शॉर्ट इंटरवल्स, ठीक है। तो क्या है शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन में? क्या होता है, जो हम स्टिमुलस देते हैं वो छोटे छोटे इंटरवल्स पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे 15 सेकंड के गैप के बाद आपने स्टिमुलस दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हैबिचुएशन लास्टिंग अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। मतलब कि अगर मान लो आपको मैं बार बार स्टिमुलस दे रहा हूँ तो आप उसको इग्नोर कर दोगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन ये जो आपकी टेंडेंसी है इग्नोर करने की, मतलब जो आपने हैबिचुएशन की टेंडेंसी आपके अंदर आई, वो कुछ मिनट और घंटों तक ही रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। और जैसे मान लो मैंने कुछ घंटों के बाद आपको फिर से वो स्टिमुलस दिया तो फिर से उसके ऊपर रिएक्ट करोगे। और धीरे धीरे जब मैं आपको फिर से स्टिमुलस देता रहूँगा तो आप उसको ऊपर रिस्पॉन्स देना छोड़ दोगे। लेकिन 3-4 घंटे के बाद फिर से मैं आपको स्टिमुलस दूंगा तो आप फिर से रिएक्ट करोगे। तो क्या है? हैबिचुएशन लास्ट्स फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। तो ये शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन के दो पॉइंट्स है। तीसरा है रिस्पॉन्स डिक्रीज रैपिडली विद रेपिटेशन, कि जितनी ज़्यादा मैं रेपिटेशन करूँगा स्टिमुलस आपका उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है। रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ रिकवर्स आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ नॉन स्टिमुलेशन, की वही बात है कि अगर मैंने 5-6 घंटे तक आपको कोई स्टिमुलस नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बाद 5-6 घंटे के बाद आपको स्टिमुलस देता हूं तो आपका रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ जो होगी वो रिकवर हो जाएगी, आप फिर से रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन की तरफ चलते हैं। देखिए, समझ आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो बस एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पेपर में आ गया तो आप लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन में क्या होगा? जब मैं ये वाली चीज़ को बार बार रिपीट कर दूंगा तो लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे 1 घंटे तक मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया बार 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 बार, और फिर जो है नहीं दिया कुछ टाइम के लिए, फिर से आपको स्टिमुलस देता रहा बार 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 बार, ठीक है। इसी तरह से थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन को रिपीट करता हूँ तो वो लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन
इंड्यूस्ड रिपीटेडली। सेकेंड पॉइंट क्या है, हैबिचुएशन लास्टिंग फॉर डेज फॉर और वीक्स। यहाँ पर हैबिचुएशन कितनी देर तक रहती थी, कुछ मिनट तक, और यहाँ पर कुछ दिनों या हफ्तों तक हैबिचुएशन रहती है, ठीक है। देन इंडिविजुअल रिमेन हैबिचुएटेड टू स्टिमुलस ओवर डेज और वीक। देन उसके बाद ये टॉपिक जो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बस ये बताइए सेंसिटाइजेशन क्या होती है। हैबिचुएशन का उल्टा सेंसिटाइजेशन, अपोजिट टू हैबिचुएशन। इंडिविजुअल बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टू द स्टिमुलस विद रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। यहाँ स्टिमुलस ज़्यादा बार बार दे रहे थे तो रिस्पॉन्स घट रहा था, यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टिमुलस देंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स बढ़ेगा। बस इतना सा है सेंसिटाइजेशन। तो दोनों में फ़र्क आपको शायद पता लग गया होगा। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। हैबिचुएशन में क्या है, मान लो कोई कुत्ता है आपने पाल रखा, जब कोई बाहर से आता है, इंसान ही आता है चाहे, तो पहली बार में वो भौंकेगा उस इंसान को, लेकिन फिर उसको पता लग जाएगा कि इंसान जो है बार बार आता है, तो वो उसके ऊपर भौंकना कम कर देता है और लास्ट में वो इग्नोर ही कर देता है। जब वो आदमी आता है उसके ऊपर भौंकता नहीं है। तो ये क्या हो गया, हैबिचुएशन। और सेंसिटाइजेशन क्या है, जैसे मान लो जब आप रात को सोने लगते हो और पानी का नल खुला हो, मतलब उससे बूंद बूंद गिर रही हो सिंक में, तो जो टप टप की आवाज़ आती है, जैसे जैसे समय बीतता है तो आपका स्टिमुलस क्या है, वो पानी की टप टप की आवाज़, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉप हो रहा है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो, आप अंत में उठते हो और जाकर के नलके को बंद करके आते हो, है ना। शुरू में टप टप की आवाज़ को आप थोड़ा इग्नोर कर लेते हो, लेकिन जैसे टाइम बीतता है, मतलब स्टिमुलस रिपीट हो रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो। तो ये क्या है, सेंसिटाइजेशन, मतलब रिस्पॉन्स बढ़ रहा है स्टिमुलस के रिपीटेशन के साथ। तो ये था हैबिटेशन सेंसिटाइजेशन के ऊपर छोटा सा डिस्कशन। अब हम चलते हैं लर्निंग थेरीज़ के ऊपर। अब बेसिकली जो लर्निंग थेरीज़ हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक एसआर थेरीज़ यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरीज़, ठीक है, और एक है कॉग्निटिव थेरीज़, ठीक है। तो दो पार्ट्स में सारी थेरीज़ को डिवाइड किया जाता है। अब हम जो है इस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो लर्निंग अकर होती है वो इन 6 कारणों की वजह से होती है। लर्निंग इज थ्रू एसोसिएशन, लर्निंग इज थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, लर्निंग इज थ्रू ट्रायल एंड एरर, लर्निंग इज थ्रू इंसाइट, लर्निंग इज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, ठीक है। तो कौन से 6 टाइप्स हमने देखे, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन देखेंगे, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, लर्निंग थ्रू इंसाइट, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, ठीक है। अब लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू लीजिए आप इस चैप्टर का। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन में क्या आएगा, इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। जो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन है इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। और इसमें हम पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। देन आती है लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर हम BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि उन्होंने चूहे और कबूतरों के ऊपर किए थे। देन आती है लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, ठीक है, बार बार ट्राई करना और गलती करना और फिर गलती से सीखना और फिर से ट्रायल देना और लास्ट में अल्टीमेटली सक्सेस हासिल करना। इसमें आपका आ जाता है थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट ऑन कैट, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इन चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, समय कम है, आप इन्हें खुद देखिएगा, बट फिर भी एक ओवरव्यू ले लीजिए। हो सकता है इस लेक्चर में मैं लास्ट में आपको ये सब चीज़ें बता दूँ। अब लर्निंग थ्रू इंसाइट, लर्निंग थ्रू इंसाइट में आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करते हो, ठीक है। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम है मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। ये जो वोल्फगैंग कोहलर है ये बहुत ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका जो चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इनसाइट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वही आपके सिलेबस में है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद आती है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में आप बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को पढ़ेंगे और इसमें बोबो डोल एक्सपेरिमेंट भी आता है। फिर लास्ट है लर्निंग थ्रू डिस्कवरी या जो डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हो, जिसमें आप ब्रूनर की थ्योरी जो है वो पढ़ते हैं, है ना।
अब देखिए इन सब थेरीज को आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट भी याद हो गए होंगे, आपने एक बार पढ़े होंगे, जब भी आपको टीचर ने पढ़ाए होंगे आपको सारे एक्सपेरिमेंट याद होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाली है वो है इन थेरीज की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। यही पेपर में आपने लिख के आनी है ज़रूर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की ओर, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये एक्चुअली है क्या, लर्निंग अ न्यू बिहेवियर बाय प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। एक नया बिहेवियर सीखना किस प्रोसेस के द्वारा, एसोसिएशन की प्रोसेस के द्वारा। अभी एसोसिएशन की प्रोसेस क्या है ये हम जानते हैं। ठीक है, अभी इवान पेवलोव ने 1927 ने ये लर्निंग थ्रू एसोसिएशन या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, ये रशियन बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे इवान पेवलोव, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब जनरली यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस की बात की जाती है। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस कई तरह के हो सकते हैं। यूसीएस, यूसीआर, देखिए समझ आएगा तो देखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, पर बड़े सरल शब्दों में कहूँगा। यूसीएस मतलब अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस, यूसीआर मतलब अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, एनएस मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस और सीएस मतलब कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देके, चिंता मत कीजिए आप। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग के 3 जो हैं वो स्टेजेस हैं। एक बिफोर कंडीशनिंग, सेकंड स्टेज है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और थर्ड है आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं आपको इकट्ठा करके समझाता हूँ पेवलोव एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, पेवलोव एक्सपेरिमेंट आप समझ लीजिए और उसी के साथ मैं इन चीज़ों को भी लिंक कर दूंगा और आपको देखिए कैसे समझ आती है बातें एकदम से। पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको मालूम होगा, अपने डॉग के ऊपर। उन्होंने क्या किया, अब उनको मालूम है कि जब भी कुत्ते के सामने खाना आएगा तो कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। ठीक है, उन्होंने खाना जो है वो मीट पाउडर इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखनी है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट है इवान पेवलोव, वो डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा कि जब जब लैब के बंदे कुत्ते को खाना खिलाते हैं या कमरे के अंदर आते हैं तो कुत्ते के मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाता है। तो पेवलोव ने रियलाइज़ किया कि जैसे ही कोई बंदा अंदर आता है उन्हें पता लग जाता है कि ये मेरे लिए खाना लेकर के आया है और इसलिए उसके मुंह से जो है वो सलाइवा निकलता है। ठीक है, अब उसने एक रिसर्च करने शुरू की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुत्ते के जो गाल है, चीक होता है, उसके ऊपर एक माइनर ऑपरेशन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, एक मशीन फिट की। ठीक है, कैप्सूल जैसा फिट किया जो ये देख सके कि कुत्ते के मुंह से कितना सलाइवा निकल रहा है, रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, अब फिर क्या किया जाता था, एक खाली कमरे में कुत्ते को एक हार्नेस से बांधा जाता था। ठीक है, और उसके सामने एक टेबल रख दिया जाता था और वो इस तरह से अरेंज किया जाता था कि एक रिमोट का बटन दबाते ही उसके सामने जो था वो खाने की प्लेट आ जाती थी। ठीक है, और उस कुत्ते को एक एक्सपेरिमेंटर दूर से देखता था ग्लास पैनल के थ्रू। ठीक है, और कमरे के अंदर कुत्ता अकेला रहता था और उसे बाहर की कोई आवाज़ें नहीं आती थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ये यूसीएस और यूसीआर का फंडा। अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है। उन्होंने नोट किया कि खाना देख के कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ रहा है जो कि नेचुरल है। ठीक है, तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इन्हें हम अनकंडीशनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो फूड है वो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ कि जैसे खाना दिखा तो कुत्ते के मुंह में पानी आया, तो रिस्पॉन्स हुआ कुत्ते के मुंह में पानी आना, जिसे हम सलाइवेशन कहते हैं। तो यूसीएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है आपका फूड और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है सलाइवा। तो ये क्या है, नेचुरल है, इसीलिए हमने इनको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा। अब एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। अब पेवलोव ने क्या किया कि जब कुत्ते के सामने खाना आ रहा था उससे पहले उसने घंटी बजाना शुरू किया। ठीक है, अब पहली बार जब घंटी बजाई तो कुत्ते को क्यों पता लगे, क्या समझ आएगा कि घंटी क्यों बजाई गई है, तो कुत्ते ने इग्नोर कर दिया। तो तब ये जो घंटी बजाना था
ये एक स्टिमुलस था बट ये कुत्ते के ऊपर कोई असर नहीं किया, इसलिए ये क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया, हमने डॉग को दिया। ठीक है, अब हमने इस न्यूट्रल स्टिमुलस को कंट्रोल्ड कंडीशन स्टिमुलस बनाना है। ठीक है, कैसे, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी घंटी बजे कुत्ते के मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन स्टिमुलस हुआ और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हुआ, सलाइवा आना। ठीक है, तो मैं कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ ये आप देखिए। इसके 3 स्टेजेस होती है कंडीशनिंग की, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट स्टेज आती है बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, सेकंड स्टेज आती है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और थर्ड स्टेज आती है आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या होगा, बिफोर कंडीशनिंग मतलब जब आपने कुछ भी नहीं किया, जो नेचुरल बातें हैं, आप एक अनकंडीशनड स्टिमुलस देते हो और अनकंडीशन रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो यही चीज़ है कि यूसीएस प्रोड्यूस यूसीआर इन एन ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म के अंदर अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, और आप इस वक्त जो है न्यूट्रल स्टिमुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घंटी बजाना। ठीक है, देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हो जाता है, जब आप कंडीशनिंग कर रहे हैं सेकेंड स्टेज में, इसमें जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, घंटी बजाना कुत्ते को खाना खिलाने से पहले, उसको आप खाने के साथ दो। ठीक है, जब भी खाना दिया, घंटी बजाई, फिर खाना दिया, तो इसको कंबाइन करना, मतलब कि न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी बजाना क्या है, कंडीशन स्टिमुलस होता है। ठीक है, हमारी मर्जी से हम घंटी अपनी मर्जी से बजा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन स्टिमुलस को हम अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब कि अब कुत्ते को पता लग गया कि जितनी बार भी खाना आता है उससे पहले बेल बजती है, तो हमारा जो कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि घंटी बजाना, वो ज्वाइन हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, और कुत्ते के मुंह में खुद ब खुद पानी आने लग गया। चाहे खाना आए चाहे ना आए, जब भी घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है, दूसरी स्टेज में हम न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जोड़ते हैं, और तीसरी स्टेज में जो है ये दोनों मिलकर के हमें कंडीशनड रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि है थूक आना। अब घंटी बजेगी सिर्फ, चाहे खाना मिले ना मिले थूक आएगा, तो क्या हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। अब नेचुरल नहीं है। हाँ, क्या कुत्ता घंटी बजाने पर उसके मुंह में पानी आता है, नहीं आता। तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स हम लाए कंडीशनड स्टिमुलस से। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पेवलोव एक्सपेरिमेंट जो डॉग के ऊपर किया गया, उसमें फूड दिखाया गया कुत्ते को, तो कुत्ते को सेलिवाइजेशन हुआ। तो मतलब यूसीएस क्या है हमारा, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सेलिवेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, घंटी साथ में बजाना शुरू की। पहली बार जब हमने घंटी बजाई, ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कुत्ते का। तो ये जो कंडीशनड हमारा स्टिमुलस है घंटी बजाना, ये इस वक्त न्यूट्रल है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हमने साउंड प्लस फूड, घंटी भी बजाई और खाना भी दिया, तो कुत्ते के मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, और इसको हमने रिपीट किया। ठीक है, इसको हमने रिपीट किया ताकि हमारे को डिजायर्ड बिहेवियर मिल सके। और लास्ट थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जब भी हम घंटी बजाते थे, खाने को मिस भी कर दें तो भी सेलिवाइजेशन होगी, तो भी कुत्ते के मुंह में पानी आएगा, तो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। दोस्तों, बड़े ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, अब ज़रूर इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या हुआ। अब देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, मान लो अब मैं 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आप उनका जवाब देंगे मेरे साथ साथ, मैं ही जवाब दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, फूड था, जो कि उन्होंने मीट पाउडर इस्तेमाल किया था कुत्ते के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे पास मिला, जिसे कि हमने कहा कि कुत्ते के मुंह में थूक आया, तो कुत्ते के मुंह में जो थूक आया वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स था, तो वो हो गया हमारा यूसीआर। यूसीआर क्या हो गया, सलाइवा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, यूसीएस से यूसीआर मिला। ठीक है, तो यूसीएस क्या हो गया, मीट पाउडर, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो गया, सेलिवेशन, यानी कि थूक निकलना। अब इस कंडीशन में सीएस क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस बेल है, जो हमने घंटी बजाई खाने से पहले वो बेल थी। इनिशियली ये बेल ने कोई काम नहीं किया था, जब हमने पहली बार बजाई थी तो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो ये क्या था, ये न्यूट्रल था।
अर्लियर क्या होता है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस रहता है, ठीक है। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, देखिए यूसीएस से यूसीआर मिला, लेकिन जैसे जैसे हमने घंटी बजाना बार बार चालू किया खाने से पहले, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस दिया, तो हमारे पास एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिला, क्या कि कुत्ता अब घंटी बजाकर भी, बजाते हुए सुनता है तो भी उसके मुंह में थूक आता है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। इट इज एक्वायर्ड रिस्पॉन्स टू द फॉर्मर न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज सैलिवेशन, ठीक है। ये दोनों क्या है, सलाइवेशन ही है, लेकिन पहले ये नेचुरली हो रहा था यूसीएस से, अब ये सिर्फ सीएस से हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपने पेपर में लिख के आनी है दोस्तों, है ना। अच्छी तरह से समझा दीजिएगा, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, आप एक लाइन इसमें लिख सकते हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक पर्सन या एक एनिमल जो है वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट करना सीखता है। यही थ्योरी ऑफ एसोसिएशन है, लर्निंग फ्रॉम एसोसिएशन है, कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस घंटी बजाना था उसको उसने एसोसिएट किया खाने के साथ, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब है कि न्यूट्रल स्टिमुलस का वो अपने साथ जोड़ रहा है रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग के और प्रिंसिपल्स क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग के, वो हम देखेंगे दोस्तों। बुक में अलग अलग करके दिए हैं बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल, लेकिन अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो कंसेप्ट ही प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो पहले आपने 4 हैं कंसेप्ट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये कंसेप्ट्स में भी आ जाएंगे और ये प्रिंसिपल्स में भी आ जाएंगे। इन 4 के अलावा एक और बेसिक कंसेप्ट में आता है जो कि है 5वां पॉइंट, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये मैंने आपको लिख के दे दिया है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो दोनों में आप सेम ही लिखेंगे, प्रिंसिपल्स में भी और बेसिक में भी। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या है कंसेप्ट और प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग के। एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इंटेंसिटी और इनहिबिशन। तो 6 प्रिंसिपल हैं और 4 जो हैं ये कंसेप्ट में भी आएंगे और प्रिंसिपल में भी आएंगे। तो जल्दी से देखते हैं एक्सटेंशन का क्या मतलब है। देखो, जब कंडीशनिंग होगी, जब आपने कुत्ते को ये सिखा दिया कि जब भी घंटी बजेगी उसके पास खाना आएगा और कुत्ते के मुंह में सलाइवा आएगा, तो ये एक्सटिंक्शन है। जैसे कुछ दिन के लिए अगर आप इस हरकत को रोक दो, खाना बजाने से पहले, खाना खिलाने से पहले घंटी बजाना रोक दो और फिर बड़े दिन के बाद उसको घंटी बजाओ, तो कुत्ते को नहीं समझ में आएगा कि मेरा खाना आने वाला है, क्योंकि वो भूल जाता है, एक्सटिंक्शन होती है, ठीक है। तो वो भूल जाएगा अगर आप इसको रोक दोगे काम को। तो दूसरी बात है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि मान लो अब कुत्ता भूल गया कि खाने से पहले घंटी बजती है या घंटी बजेगी तो खाना आएगा, लेकिन आप कुछ दिन के बाद ये फिर से रिपीट करोगे। जब मान लो कुत्ते को फिर से आपने बांधा और उसके खाने से पहले घंटी बजाई, तो पहली बार में शायद वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन दूसरी बार में वो एकदम से उसके दिमाग में स्ट्राइक कर पाएगा कि अरे घंटी बज रही तो मुझे खाना आने वाला है। तो एक्सटिंक्शन जो हुई थी वो परमानेंट नहीं थी, ठीक है। उसकी स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी जब आप दोबारा रिपीट करोगे तो, ठीक है। देन स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या है, अब जो आपने स्टिमुलस दिया था, ठीक है, उसका जो रिएक्शन था वो सिर्फ उसी से नहीं, अब जब डॉग को खाना मिलता था तो कमरे की लाइट जलती होगी, ठीक है। तो कमरा सिर्फ बेल बजेगी तो ही डॉग को नहीं लगेगा कि खाना आने वाला है। लाइट जल गई कमरे की तो वो मान जाएगा कि अरे लाइट जल गई, अब बेल बजेगी और अब खाना आएगा। तो ये जनरलाइजेशन होगी कि सिर्फ एक ही स्टिमुलस जिसको हमने दिया था, कुत्ता सिर्फ उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और भी एसोसिएटेड स्टिमुलस को कुत्ता ध्यान में रखता है, ठीक है। देन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या है कि जनरलाइजेशन में तो ये था कि हर उसमें देख लेगा कि अगर कोई खाना लेकर के आ रहा है तो जो खाना देने आ रहा है उसके पैरों की आवाज़ वो समझ रहा आ रही थी, तो उससे समझ जा रहा था कि स्टिमुलस जो है मेरा खाना आ रहा है। लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि आपने एक्सपेरिमेंट अगर इस तरह से किया कि जब लाइट बंद होगी तब कुत्ता रिएक्ट नहीं करेगा, और ऑन लाइट में जब होगा तब कुत्ता रिएक्ट कर देगा। तो मैं एक बार आपको रीड आउट करके दिखाता हूँ। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इट इज़ अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट स्टिमुलाई, ठीक है। अलग अलग स्टिमुलाइज को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। देन आगे आते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट है बड़े थोड़े शब्दों में बोलूँगा। जैसे घंटी की आवाज़ आई तो कुत्ते को पता लगेगा मेरा खाना आ रहा है, और घंटी की आवाज़ आते ही कुत्ते के मुंह से थूक निकलेगा। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा ज़ोर से आप बेल बजाओगे उतना ज़्यादा कुत्ते के मुंह में थूक आएगा। जितनी कम आवाज़ इंटेंसिटी में आप बेल बजाओगे उतना कम उसके मुंह में थूक आएगा।
मतलब कि रिस्पॉन्स कम होगा अगर इंटेंसिटी कम है तो, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, बस इतना सा है। देन है इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देती हैं। कुत्ता रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देगा या उसका रिस्पॉन्स जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा। क्या बात है? शोर शराबा, एक्सटर्नल इनहिबिशन कहते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और कुत्ते को घंटी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक इंटरनल इनहिबिशन भी होते हैं। इंटरनल इनहिबिशन क्या है? जैसे मान लो कुत्ता फिजिकली ठीक नहीं है या मेंटल उसमें प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, बस इतना सा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखोगे कि बच्चों के अंदर फेवरेबल एटीट्यूड आए। ये थ्योरी का क्या काम है कि बच्चों के अंदर किसी टॉपिक के प्रति या स्कूल के प्रति या टीचर्स के प्रति जो हम एटीट्यूड लाना चाहते हैं उसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग से ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप क्या बोलेंगे कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल लर्निंग, कि सारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चिल्ड्रन को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से चिल्ड्रन को मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। नंबर 3 कि टीचर जो है उसे अपनी टीचिंग का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी समझना पड़ेगा। उसे ये समझना पड़ेगा कि मुझे सिंपल वे से लेकर के कॉम्प्लेक्स वे तक ले जाना है। मतलब मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा तो उससे दूसरी चीज़ रिलेट होगी और बच्चा उसको सीखेगा, ठीक है। तो ये सब जो है क्लासिकल कंडीशनिंग से आता है। दिस थियरी emphasizes that the teacher should take the need of learner into account। जो लर्नर की नीड्स हैं वो भी उसमें लाए। जैसे कुत्ते को भूख थी, ठीक है, तो कुत्ते के मुंह में पानी आता था, इसलिए टीचर जब भी पढ़ाएगा तो उसको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या बच्चे के इंटरेस्ट में वो टॉपिक है, तभी कंडीशनिंग का जो है हेल्पफुल होता है, तभी लर्निंग हेल्पफुल होती है, इसलिए कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन के जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे वो भी आप डाल दीजिएगा कि स्टडी में भी जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस थ्योरी से जो है इसके ऊपर भी इम्फेसिस पड़ता है ताकि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तर्क शक्ति है, वो बढ़े, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बढ़े। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख दीजिएगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में। उसके बाद जो है हम देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, ये मैं आपको नहीं यहाँ पर ज़्यादा बताऊँगा। यहाँ पर जब ऑपरेंट कंडीशनिंग में बस इतना होता है कि आप अपने रिस्पॉन्सेस से सीखते हो, आप अपने एक्शंस से सीखते हो, ठीक है। अगली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो बी एफ स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, वो उसमें बी एफ स्किनर बोलना चाहते हैं कि लर्निंग इज ए फंक्शन ऑफ चेंज इन ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। चेंजेस इन बिहेवियर आर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दैट अकर इन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब इसमें आती हैं। इसमें क्या था, एक रैट और पिजन का एक्सपेरिमेंट जो है बहुत फेमस था स्किनर का। स्किनर ने क्या किया कि उसने एक डब्बे में रैट को डाल दिया। वो डब्बा कोई मामूली डब्बा नहीं था, उसमें बहुत सारे लीवर्स वगैरह लगे हुए थे। तो जैसे ही चूहा किसी लीवर को प्रेस करता था तो उसके पास सामने खाना आ जाता था, ठीक है। तो ये छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह के एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, ठीक है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग के फीचर्स आप देख लीजिएगा और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये आप डिफरेंस देख लीजिए। मैंने एक बुक का स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट एक्ट्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक्टिव है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, मतलब अपने एक्शन से सीखता है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आप देख लीजिएगा। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो रहा है, बट आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप सारे ये डिफरेंसेस देख लीजिए, इसको इसी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो है रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे देख लीजिए। मैं धीरे धीरे फिर से एक बार इसको दिखा देता हूँ आपको नीचे तक। दोस्तों छोटा सा एफर्ट मैंने किया है, समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल के, अभी जो है 1 बज रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो छोटा सा एफर्ट समझ लीजिएगा मेरी तरफ से। तो अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। Thank you for watching this video. Thank you very much and I wish all of you very best of luck for your exam.
एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। धन्यवाद।